सोचो, रात का वक्त है, बाहर बिल्कुल सन्नाटा और तुम सिर्फ मेरी आवाज सुन रहे हो। आज की कहानी किसी भूत या इमेजिनरी कर्स की नहीं है। आज की कहानी एक रियल लड़की की है। ऐसी लड़की जिसका नाम हिस्ट्री में लिखा गया लेकिन जवाब आज तक नहीं मिला। जर्मनी के एक छोटे से टाउन में 1952 में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम रखा गया एनलीज मिशेल। उसके पेरेंट्स जोसेफ एंड एना मिशेल बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। उनके लिए भगवान सिर्फ बिलीफ नहीं था बल्कि उनकी जिंदगी का सेंटर था। घर में रोज प्रेयर्स होती थी, चर्च जाना कंपलसरी होता था और एनालिस एक बिल्कुल नॉर्मल, शांत, डिसिप्लिन बच्ची थी। पढ़ाई में अच्छी और उसे टीचर बनना था। उसके पहले 16 साल बिल्कुल नॉर्मली गुजरे, कुछ भी ऐसा नहीं जो किसी को अलर्ट करे। फिर आती है 1968 की एक रात। उस रात एनालिस अपने बेड पर लेटी होती है, लाइट्स बंद, कमरा बिल्कुल शांत। और तब अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके सीने पर बैठ गया हो। वो आंखें खोल सकती है, वो सब देख सकती है, लेकिन वो हिल नहीं सकती। उसकी आवाज उसका साथ छोड़ देती है। सांस लेने पर लगता है जैसे हवा कम पड़ रही है। आज हम इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, लेकिन उस रात एनालिस के लिए ये एक मेडिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। उस रात उसने सिर्फ ये महसूस किया था कि वो अकेली नहीं है। इस इंसिडेंट के बाद चीजें धीरे धीरे बिगड़ने लगती हैं। उसे सीजर्स आने लगते हैं, ऐसे सीजर्स जिसमें उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं रहता। डॉक्टर्स के पास ले जाया जाता है, टेस्ट्स भी होते हैं और उन टेस्ट के आधार पर ये पाया जाता है एनालिस को टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है। डॉक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं कि इस कंडीशन में सिर्फ सीजर्स नहीं आते बल्कि इंसान के इमोशंस, उसके फियर और रिलीजियस परसेप्शंस भी एक्सट्रीम हो जाते हैं। एनालिस का ट्रीटमेंट चलाया जाता है लेकिन सालों तक 1968 से 1973 तक एनालिस की कंडीशन इम्प्रूव नहीं होती, बल्कि कुछ और ही होने लगता है। वो कहने लगती है कि उसे आवाजें सुनाई देती हैं। कभी कभी उसे लगता है जैसे कोई उससे बात कर रहा हो, जबकि रूम में कोई नहीं होता। वो चीजें देखने लगती है जो दूसरों को नहीं दिखती। उसे हर किसी इंसान में शैतान नजर आने लगता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी, जैसे ही वो चर्च के अंदर जाती उसका बिहेवियर ही चेंज हो जाता था। जीसस की फोटो उसे गुस्सा दिलाने लगती थी, क्रॉस के पास उसकी बॉडी स्टिफ हो जाती थी, अकड़ जाती थी। प्रेयर्स के वक्त वो कान बंद कर लेती थी, जैसे आवाज उसे दर्द दे रही हो। डॉक्टर्स ने इसे साइकोसिस कहा। उनके लिए ये एक सीवियर न्यूरोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल केस था। लेकिन एनालिस के पेरेंट्स के लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटी को भगवान के साथ जोड़कर पाला था और अब वही सिंबल्स उसे फिजिकली हर्ट कर रहे थे। ऐसा कैसे मुमकिन था? उन्हें लगता था कि साइंस शायद सब कुछ नहीं देख पा रहा। इसी बिलीफ के साथ वो चर्च के पास जाते हैं। शुरू में चर्च मना कर देता है किसी भी तरह का एक्सॉर्सिज्म करने के लिए। कैथोलिक चर्च का रूल होता है कि जब तक मेडिकल ट्रीटमेंट कंप्लीटली फेल ना हो जाए, एक्सॉर्सिज्म अलाउ नहीं किया जा सकता। एक्सॉर्सिज्म उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे इंसान के अंदर से किसी बुरी आत्मा को निकाला जाता है। लेकिन एनालिस की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। वो खाना भी कम कर देती है, उसका वेट गिरने लगता है और तब 1975 में चर्च फाइनली उसे परमिशन देता है। दो प्रीस्ट इस केस को हैंडल करते हैं, फादर आर्नोल्ड एंड फादर अर्नस्ट। और यहीं से कहानी एक ऐसे फेज में चली जाती है जिससे साइंस और फेथ के बीच की लाइन ऑलमोस्ट गायब हो जाती है। एक्सॉर्सिज्म शुरू होता है, एक दिन के लिए नहीं, एक हफ्ते के लिए नहीं, लगभग 11 महीनों के लिए। टोटल 67 एक्सॉर्सिज्म सेशंस एनालिस के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। हर सेशन में लेटेंट प्रेयर्स होती हैं, होली वाटर यूज होता है, क्रॉस दिखाया जाता है और इन सब के बीच एनालिस फंसी होती है। इन सेशंस की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स आज भी ऑनलाइन अवेलेबल है और जब आज लोग उन रिकॉर्डिंग्स को सुनते हैं तो एक बात नोटिस करते हैं कि आवाज सिर्फ एक लड़की की नहीं लग रही। कभी टोन हैवी हो जाती है, कभी गुस्सा आता है, कभी ऐसी क्लैरिटी होती है जो अनसेटलिंग लगती है। इन्हीं सेशंस के दौरान एनालिस क्लेम करती है कि उसके अंदर 6 एंटिटीज हैं। वो कहती है वहाँ ल्यूसिफर है,
जो प्राइड और रिबेलियन का सिंबल है, जो हेट्रेड और गिल्ट को रिप्रेजेंट करता है, ज्यूडस बिट्रियल का नाम, नियरो जो सफरिंग में प्लेजर लेता है, एंड हिटलर जिसका नाम ही डिस्ट्रक्शन का वेट ले आता है, और फ्लीशमैन फॉलन प्रीस्ट जो रिलीजन के अंदर करप्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये डीमन सिर्फ मिथिकल नहीं लगते, वो हिस्ट्री और ह्यूमन डार्कनेस का रिफ्लेक्शन लगते हैं। इसी दौरान एक डिसीजन लिया जाता है कि जब सब कुछ बदल देता है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीटली बंद कर दिया जाता है। ये माना जाता है कि मेडिसिन एक्सॉर्सिज्म में इंटरफेयर कर रही है। एनालीज का शरीर अब कमजोर होता जा रहा था। वो ऑलमोस्ट खाना छोड़ देती है, पानी भी मुश्किल से लेती है, और फिर वो बात होती है जो इस कहानी को और ज़्यादा डिस्टर्बिंग बना देती है। एनालीज के मुताबिक एक रात जीसस एंड मेरी उसके सपने में अपीयर होते हैं और वो उसे चॉइस देते हैं, या तो वो उनके साथ जाए और अपने दर्दों को ख़त्म कर दे, या फिर जिंदा रहकर सफ़र करे ताकि दुनिया सफरिंग से समझ सके। एनालीज दूसरा ऑप्शन चूज करती है। 1 जुलाई 1976 एनालीज मिशेल की डेथ हो जाती है। एज सिर्फ 20 साल की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिंपल आती है। केस ऑफ डेथ में बताया जाता है कि malnutrition एंड डिहाइड्रेशन इज द कॉज ऑफ द डेथ। केस कोर्ट में जाता है। पेरेंट्स और प्रीस्ट गिल्टी माने जाते हैं, लेकिन जेल नहीं। कोर्ट को भी ये मानना पड़ता है कि ये सिर्फ एक साइंस का नहीं था केस, और सिर्फ फेथ का भी नहीं था। और शायद इसीलिए आज भी जब इस कहानी को सुना जाता है तो एक सवाल रह जाता है, क्या एनालिस मिशेल एक अनट्रीटेड मेडिकल ट्रेजेडी थी, या फिर कुछ ऐसा था जो हम आज भी समझने के लिए तैयार नहीं है। फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ।